आ जाओ शुरू करते हैं। आई काफी कुछ कवर करना बेटा इसका हमको आज। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बच्चे, दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, दो कंडक्टर जिसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम देते हैं। तो ये सिस्टम करता क्या, ये एनर्जी को स्टोर करता है बेटा। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर। क्या हो बेटा, पीसी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके थैंक यू बेटा, आ जाओ। तो ये एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर। आ जाओ, अब जरा मैं को बताता हूँ एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा चैट में लिख के बताओ जब माइक चालू करवा है। या माइक चालू करके बताओ। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, याद करो। 1/2 एप्सिलॉन नॉट epsilon naught E square. into E square, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। आई तो बस इसी फॉर्मूले से हम इसका भी आगे जाके कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। और हमने कल क्या क्या फॉर्मूले सीखे, C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V था। तो हमने ये याद करना है, डेल्टा V इक्वल टू Q बाई C। कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में डेल्टा V इक्वल टू Q बाई C। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बीच में दोनों का ऐड हो गया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अगर ये डिस्टेंस आपको डी दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, और कैपेसिटेंस कितना हो गया, A E naught by D. बाय डी। वेरी गुड, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और कैपेसिटेंस किस पे निर्भर करता है, ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन पे और मीडियम बिटवीन पे। ये कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की परिभाषा क्या थी हमारी कि पर यूनिट
वोल्टेज, ये सिस्टम कितना चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। आइए, अब यहां तक कि किसी भी कहानी में कुछ डाउट है तो पूछो बेटा, फिर आगे चले। सर जो अभी मीडियम दिया है वो एयर है ना? बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पे अभी मीडियम एयर है। ओके सर। अभी आगे जाके इसका मीडियम बदलेंगे तो ये फॉर्मूले में चेंज आएगा। यस सर, हो गया सर, आ गया समझ। पूछो। आगे सर। पूछो बेटा। शाबाश, आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसकी चार्जिंग पे जाते हैं, ठीक है। आइए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है? ये कैपेसिटर है, इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक छोटा सा रेजिस्टर लगा देते हैं। आइए, अब होगा क्या, बैटरी से, बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो बैटरी से करंट निकलना चालू हुआ। करंट का डायरेक्शन मतलब हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, इस प्लेट पे, प्लस स्मॉल क्यू आ गया। अब बताओ मेरे को बेटा, क्या ये चार्ज यहां पे आएगा? तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा सर। हाँ नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये चार्ज उस तरफ जा पाएगा? रास्ता है जाने का, गैप में आ तो ये चार्ज उधर जा पाएगा क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या, देखो इस प्लेट पे जब चार्ज आ गया प्लस स्मॉल क्यू, तो इस प्लेट पे चार्ज इंड्यूस होगा, कैसे, ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस माइनस यहां आने लगेगा, और ये प्लस वाला इसके प्लस को रिपेल करेगा, तो प्लस प्लस यहां आने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया माइनस माइनस, और इक्वल एंड अपोजिट हमने सीखा है, तो इसमें माइनस स्मॉल क्यू आ जाए। अब यहां पे प्लस प्लस आया, अब देखो जितना बैटरी से चार्ज निकला है उतना बैटरी में वापस आना चाहिए, तो होगा क्या, ये जो प्लस चार्ज है इसको रिपल्शन मिल रहा है इस चार्ज से, और इस प्लस चार्ज को बैटरी भी खींच रही है, बैटरी का देखो नेगेटिव टर्मिनल इसको खींच रहा है, तो ये प्लस चार्ज फिर आगे निकल जाएगा
और इधर आ जाएगा। तो यहां से प्लस हटा दे रहा हूं, ये हो गया प्रोसेस चार्जिंग का। बताइए समझ आया कैसे चार्ज आया कैपेसिटर पे? एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आया। बताओ बच्चों, ये क्लियर है प्रोसेस? Sir. हाँ, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। No, sir. No, sir. चलो, खुशी पूछ रही है प्लस क्यू रिटर्न कैसा है? वेरी गुड खुशी, आ जाओ बेटा। सबसे पहली ये चीज बेटा कि बैटरी से जितना चार्ज निकला है उतना घूम के बैटरी में आना चाहिए। तो प्लस क्यू निकला है तो घूम के प्लस क्यू तो वापस आ ही रहा होगा। ठीक है, अब आप समझने के लिए ऐसे और समझ सकते हो कि यहां पे प्लस प्लस है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस प्लस के कारण इसने इसके कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो प्लस प्लस वाले को खींच लिया अपनी तरफ, इधर आ गया, और सॉरी प्लस ने माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लिया, इधर आ गया माइनस, और प्लस ने प्लस वालों को रिपेल कर दिया। अब बेटा इसको देखो, ये चार्ज को इस प्लस के कारण रिपल्शन है, इस तरफ भेजने का फोर्स है, और यहां पे देखो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव वापस बैटरी में जाएंगे। तो बैटरी से जितना चार्ज निकला उतना बैटरी में वापस आना चाहिए। बताओ खुशी बेटा, समझ आया? यस सर। शाबाश, आगे। वेरी गुड। अब हम प्लेट्स पे देखें एक बार कि प्लेट्स का हुआ क्या। कि शुरुआत में अनचार्ज थी, इनिशियली अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज यानी प्लेट्स पे दोनों पे कोई चार्ज नहीं, 0 0। फाइनली क्या हुआ, इस प्लेट पे इधर से चार्ज आया प्लस क्यू, तो इसमें प्लस क्यू चार्ज आ गया, और इस प्लेट में बताओ इससे निकल गया प्लस क्यू, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? इससे इस पे पहले 0 था, अब इससे Minus Q. हाँ, तो इसके ऊपर आ गया माइनस क्यू चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इधर 0, टोटल का सम का हाफ, टोटल के सम का हाफ, या प्लस 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 प्लस, या माइनस 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 माइनस, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और यही बोल रहे हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो गया है, कैपेसिटर पे इक्वल अपोजिट चार्ज आ गए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और एनर्जी स्टोर कर ली कैपेसिटर ने। बताओ चलो, क्लियर हो यहाँ तक?
पक्का पूरा प्रोसेस क्लियर है? सर अभी तो फाइनली आपने 0 लिखा, तो वो प्लस क्यू कैसे जाएगा फिर? प्लस चलेगा ना, चले जाने के बाद 0 लिखा है। अच्छा, मतलब अभी करंट नहीं दिया, अभी करंट नहीं दिया इसमें। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये स्टेडी स्टेट है, फुल चार्जिंग हो चुकी है अभी। ठीक है, वही बता रहा हूँ खुशी। देखो बेटा, अब ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर पे मन चाहे जितना चार्ज देना है दे दो, ठीक है, उसकी एक कैपेसिटी है, वही तो हमने डिफाइन किया, कैपेसिटेंस। तो C को बोलते हैं कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। सर वॉइस नहीं आ रही। यानी इस पे क्या? सर वॉइस नहीं आ रही सर, आप ऑडिबल नहीं सर। नहीं बेटा, क्लियर है वॉइस? सर बेटा आ रही है वॉइस? पीसी बेटा मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ। सर आई बेटा, पीसी तुमको ही नहीं आ रही है, वापस आ जाओ, निकल के रिज्वाइन कर लो। आइए देखो बेटा, सर तो हम ये अरे सर सर कर रहा है। ये पढ़ लो बेटा, पीसी गेट आउट एंड रिजॉइन। वापस आ जाओ, आ जाएगी आवाज। ठीक है, आइए, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है मन चाहा जितना चार्ज हो कैपेसिटर में दे दिया। कैपेसिटी है कैपेसिटर की, सी को क्या डिफाइन किया था? चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस। या फिर यहां से कितना चार्ज आएगा उसकी एक लिमिट है। एक बार वो सारा चार्ज आ गया, उसके बाद क्या होगा बताओ? एक बार सारा चार्ज आ गया फिर क्या होगा? बस जितना होल्ड कर सकता था उतना होल्ड कर लिया, अब क्या होगा? वेरी गुड असील, बिल्कुल रोहित सही बोल रहे हो बेटा। जल्दी जल्दी चैट में लिख के बताओ, सभी इन्वॉल्व हो क्लास में। एक बार सारा चार्ज आ गया फिर क्या होगा? नहीं बेटा पार्थिव, एक बार सारा चार्ज आ गया, जितना होल्ड कर सकता था, जितनी उसकी ताकत है चार्ज होल्ड करने की, वो सारी आ गई। हाँ वो तो है ही संजना। फिर और चार्ज नहीं आ पाएगा। हाँ, और चार्ज नहीं आ पाएगा, यानी बैटरी से जो चार्जिंग हो रही थी वो बंद हो जाएगी, तो ये रुक जाएगा। इसी को बोल रहे स्टेडी स्टेट। कि स्टेडी स्टेट में करंट का फ्लो ना बंद हो जाएगा और आप बोलोगे चार्जिंग कंप्लीट हो गई। जितना चार्ज वो होल्ड कर सकता था
उतना चार्ज उसके ऊपर आ गया तो चार्जिंग कंप्लीट हो गई और करंट नहीं बहेगा और चार्ज नहीं बहेगा बैटरी से। अब ट्रांसफर नहीं होगा, अब ये स्टेडी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सर समझ जैसा गए? मोबाइल में होता है वैसा ही होगा। क्या मोबाइल बेटा? में जैसे मोबाइल में जैसा होता है कि 100% हो गई सर उसके मोबाइल बाद जैसा, यस सर। हाँ ठीक है, ऐसे सोचने के लिए सोच सकते हो। ठीक है कि एक बार 100% चार्जिंग हो गई, जितनी इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी उतना इसने पूरा होल्ड कर लिया, इसके बाद करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये लिख लो बेटा, वंस द चार्जिंग इज डन, steady state is achieved, current in the branch of capacitor becomes zero। सर फिर से हाँ बेटा बोल रहा हूं, once the charging is complete, steady state is achieved, current flow in the capacitor branch is zero। करंट फ्लो इन कैपेसिटर ब्रांच इज जीरो। कैपेसिटर में अब और करंट फ्लो नहीं होगा। अब बोलोगे चार्जिंग कंप्लीट, जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में ये हालत होगी, फिर इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू। बताओ जो क्लियर है यहां तक? यस सर। शाबाश। चलो बेटा ये फॉर्मूला यूज करके ना चार्ज निकाल के बताना। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाइए, ये कैपेसिटेंस है कितना, 4 माइक्रोफेरेड। ये म्यू मतलब माइक्रो बेटा, 4 माइक्रोफेरेड। तो इस बैटरी के साथ ये कैपेसिटेंस लगा दिया है। चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर बताओ कि कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, बताइए चैट में लिखिए सब। नहीं नहीं यूनिट के साथ लिखो बच्चों। हाँ सही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने, 4 माइक्रोकूलम। ऐसे बोलो चार्ज पता करना है ना, तो चार्ज हो गया सी डेल्टा वी। तो चार्ज हो गया सी बोले तो 4 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट। तो ये है 4 इंटू 10 40 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी 40 इंटू 10 की पावर -6 कूलम चार्ज। सही आई। ठीक है शाबाश। अब बच्चे लोग अपन लूप में चलना सीखेंगे। अब हम लगाना सीख रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप।
ठीक है, आ जाओ देखेंगे कैसे। तो यहां से चार्ज निकलेगा, है ना। सबसे पहली चीज रेजिस्टर में अपन करंट निकालते थे, यहां पे चार्ज निकालेंगे। वो चार्ज इस पे जमा होगा, इस पे माइनस, और ये ऐसे आ जाएगा। तो एक पॉइंट मान लेते हैं ए से घूम के वापस ए पे आना है। आ जाओ, तो पोटेंशियल एट ए वी ए, देखो मैं सिखा रहा हूं लिखना। जब आप यहां से यहां आए, ऐसे चले, तो जब ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हो, तो पोटेंशियल कम हो रहा है, तो माइनस। अब जैसे रेजिस्टर के लिए फॉर्मूला होता था आई आर, है ना, हम लिखते थे वी ए माइनस आई आर। रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस था आई आर। यहां पे पोटेंशियल देखो क्या आएगा, C इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना हो गया, Q by C. देखो डेल्टा वी आ जाएगा क्यू बाय सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का होता है क्यू बाय सी, ठीक है, क्यू बाय सी। तो क्या आएगा, वी ए माइनस क्यू बाय सी। क्यू उस पे जो चार्ज आएगा, सी उसका कैपेसिटेंस। यहां आए, फिर यहां, फिर बड़ा, तो प्लस 10, और घूम के वापस ये पे आ गए इक्वल टू वी ए। तो वी ए से वी ए कट गया, ये उधर गया 10 इक्वल टू क्यू बाय सी। क्यू आ गया 10 सी, और सी की वैल्यू रख दो, तो 40 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। बताइए बच्चों, समझ आया पूरा अच्छे से। तो ऐसे लूप पे चलेंगे आज अपन बहुत। जैसे हम वहां पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। संजना बेटा, ये नाम हमने पहली बार देखा है, आप पहली बार आ रहे हो क्या क्लास में? अच्छा ओके। देखो बेटा, +10 क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए, यू है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा, यहाँ पे पोटेंशियल कम हुआ, तो माइनस लिखा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा, तो प्लस लिखा, ऐसे। चलो बच्चों, चले लूप में स्टार्ट करें खेल। शाबाश। हाँ बेटा, सेल कहीं भी आओ, एक बेसिक सा सर्किट कर रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा आरसी सर्किट।
रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आई आर, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है क्यू बाय सी, और ये ईएमएफ दिया है ई, यहां से जा रहा है करंट, इस पे चार्ज है क्यू, इससे करंट जा रहा है आई। चलो बेटा जरा लूप पे चल के बताओ, इक्वेशन बताओ क्या बन रही है। सिर्फ इक्वेशन बनाओ, सॉल्व नहीं करना है कुछ। सर मैं बताऊं? रुक जाओ भी। ठीक है बताओ बेटा पार्थिव। सर वीए हाँ माइनस क्यू बाई सी हाँ माइनस आई आर, हाँ फिर प्लस सी, हाँ इक्वल टू बी ए। बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां से हमारी रिलेशन मिली है E इक्वल टू, ये इधर ले आओ, क्यू बाय सी प्लस आई आर। बताओ बच्चा लोग यहां तक पहुंच गए सभी? इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस यहां तक लिख लो। सर ये आरसी का फुल फॉर्म क्या होता? आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, एक ही सर्किट में दोनों है बेटा। ठीक है, अब इसको बाद में इसमें इंटीग्रेशन होता है तो वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बस केवीएल लगाना सीखा है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। तो इसके बाद लिख देना इंटीग्रेशन होता है तो वी विल कम बैक अगेन। अभी हम बस लूप में चलना सीख रहे हैं। तो सिर्फ कैपेसिटर कैपेसिटर ले रहे बस। ये एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी, एक और ले लेता हूं जिसका कैपेसिटेंस है 2C, यहां से बैटरी जिसका ईएमएफ ई। चलो पहले तो एक ही ले लो, छोड़ो ये। हाँ चलो जल्दी इस पे चार्ज बताओ, चार्ज बताओ कैपेसिटर का कितना आएगा। एक ही कैपेसिटर है सी का, EC ई प्लस सी। है प्लस कहां से आएगा? ठीक है, E ए से into C करोगे जवाब, ये प्लस ये माइनस क्यू, तो वी ए माइनस क्यू बाय सी, यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू वी ए, ये कट गया तो चार्ज आ गया बेटा सीई, चार्ज आ गया सीई। ठीक है, चार्ज आ गया सीई। आओ आगे चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे एक और रेजिस्ट कैपेसिटर लगा दो 2C कैपेसिटेंस का, ये 2C कैपेसिटेंस का है। अब बताइए चार्ज फ्रॉम द बैटरी कितना है? 2EC by 3 ई बाई फोर सी।
सर मान सर 3Q/2C। ठीक है, पहला ऑप्शन चार्ज है 2C/3, दूसरा ऑप्शन 3CE/2। जल्दी बताओ सभी। A, सर ए। सर ए। ठीक है, आओ बेटा। चलो, सबसे पहले ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ बताओ जरा। सीरीज series, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वहां पे क्या बोलते थे? करंट सेम। यहाँ क्या बोलेंगे? चार्ज सेम। चार्ज सेम। वेरी गुड। यहां से जितना चार्ज निकला क्यू क्यू क्यू, उतना ही इसके ऊपर आ गया, उतना ही यहां से गया क्यू, तो इस पे आ गया ये प्लस प्लेट क्यू, और उतना यहां से निकला क्यू क्यू क्यू। यानी सीरीज में जब होते तो इन पे चार्ज सेम होता है। अब ए पॉइंट से पकड़ के लूप पे चलो। वी ए माइनस इसका Q/C माइनस इसका Q/2C, यहां से आ गए प्लस ई इक्वल टू VA। तो VA से VA कट गया, हमको मिला E इक्वल टू Q/C प्लस Q/2C, और ये 2 एलसीएम ले लो तो आपको मिलेगा 2 2 3 Q/2C, और चार्ज आ जाएगा बेटा 2CE/3। सही है, ऑप्शन ए सही। चले आगे। सर इसको कोई मतलब डाउट? सर इसको मतलब कि 3C और 2C को डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते? नहीं बेटा, यहाँ पे अलग फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं है बेटा, यहाँ पे अलग फॉर्मूला है। अभी तो हम लूप पे चलना सीख रहे हैं, फॉर्मूला बाद में देखेंगे सीरीज पैरेलल। पहले लूप पे चलना सीखो बेटा। आओ अगला सवाल, ये C2C, ठीक है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक उसी तरीके से जैसा करंट करते थे आप। ये C, ये 2C, लेकिन वहां पे हम रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करते थे। यहां भी डिवाइड पता नहीं, तो चार्ज आएगा Q, एक में आप भेज देना Q1, दूसरे में भेज देना Q2। और ये बैटरी E। ठीक है, सवाल क्या है आपका? सवाल है फाइंड चार्ज फ्रॉम बैटरी। कि बैटरी से कितना चार्ज निकला एंड चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, लूप में चलने वाला सवाल है, यहां से आप Q चार्ज निकालो। तो इस पे Q आ गया, इस पे भी Q आ गया। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ठीक है, तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट करो, या तो Q1 Q2 मानो, या फिर आप X और Q-X मानो। फिर आप लूप पे चलो, दो लूप की दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, हर कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। करो बेटा।
सर क्यू आ गया 6 EC/11, Q1 आ गया 2 EC/11 और Q2 आ गया 4 EC/11। सही है। बताइए आगे सबका। शाबाश, आइए देखो कैसे करेंगे। तो क्या करें, यहाँ पे Q1 भेज दूं कि X भेजूं, क्या भेजूं बताओ। Q1 ठीक है, यहाँ पे भेज दिया Q1, यहाँ पे भेज दिया Q2 और यहाँ पे वापस Q आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो में, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हो गया Q। ये हमारी पहली इक्वेशन। हमको Q1 Q2 Q तीनों निकालने। पहले लूप पे चलते, कौन से लूप पे चले, यहां से शुरू होके ऊपर वाले से आ जाएंगे। ठीक है, कौन बताएगा। संजना बेटा आप बताओगे, फर्स्ट क्लास है आपकी, बताओ। चलो, कौन, आस्था, नुपुर, और कोई बताएगा। चलो, यस कौन सर। बताएगा फिर ऐसा जिसने आज तक माइक नहीं चालू किया, कोई ऐसा बच्चा। गौतम, दिशा, खुश, पार्थ सिंह, सार्थक। सार्थक बहुत अच्छा गाना गाता है ना, मैंने सुना है। हाँ सार्थक बेटा माइक चालू करो तो। सार्थक, कोई बात नहीं, बोलो सार्थक माइक चालू करो। क्या भाग गए सार्थक, अरे मैं तो फेवरेट काम दे रहा हूं तुम्हारा, गाना गाने का। ठीक है बेटा, पार्थिव आ जाओ। अपने शेर यही लोग हैं क्लास में बोलने वाले, पार्थिव, प्रवीण, खुशी, बाकी लोग बोलते ही नहीं है। हाँ पार्थिव बोलो, माइक चालू करो। पार्थिव अपना खाते नहीं होगा। हाँ पार्थिव जल्दी बताओ। हाँ सर। हाँ चलो शुरू करो बेटा। VA VA माइनस Q बाई C
हाँ माइनस क्यू बाई 2c हाँ, अब ऊपर से आओ बेटा, ऊपर से माइनस q1 बाई c वेरी गुड। और यहां से वापस आओ, प्लस e हाँ इक्वल टू वी है। बहुत बढ़िया पार्थिव, शाबाश। बच्चा लोग देखो, मैंने कितनी अच्छी आदत करी, ये आपको भी करनी है। दोनों प्लेट्स में से पॉजिटिव प्लेट कौन सी है वो दिखाते जाना आप, कि यहाँ पे चार्ज इधर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। उससे होता क्या है, थोड़ा लूप में आसानी होती। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझना जरूरी है। सर अगला बताओ। नहीं नहीं, बस अगला बताता हूँ सर मैं। तो VA सर से VA कट गया। इक्वेशन देखो यहां से बनेगी E बराबर Q1 बाई सी प्लस, इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो 2 बाई 2c आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन कौन से लूप पे चलूं? सेकंड वाली Q2/2c में। देखो बेटा, यहां से ऐसे भी चल सकते हो, है ना? Yes, sir. नीचे से, यहां से आए फिर नीचे से होके निकल गए, या फिर आप इसी लूप पे भी चल सकते हो, यहां से ऐसे। तो कौन से चलूं? ये छोटा पड़ेगा तो इससे चलते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ज यहां से रहा है तो ये प्लस है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। चलो कौन बताएगा? हाँ बोलो संजना। सर VA नहीं ये बी 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 Q1 minus Q1 by C वेरी गुड, माइनस Q1 बाई सी। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब यूं जाओ, minus Q1 by 2C। गलत। पहली चीज तो कि हम अब यूं जा रहे हैं, प्लस Q2 बाई सी। हाँ प्लस आप Q2 बाई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो इस केस में बढ़ेगा पोटेंशियल, तो प्लस, और चार्ज है बेटा इसमें Q2, तो प्लस Q2 बाई 2C इक्वल टू VB। इसीलिए बेटा प्लस माइनस दिखा देना चाहिए प्लेट्स पे, बहुत अच्छी उससे आपको हेल्प मिलेगी। समझ आया बेटा सभी को? यस सर। तो C से C कट गया, तो यहां से देखो एक रिलेशन मिला, Q2 बराबर 2Q1। अब देखो बच्चों तीन इक्वेशन बन गई ना, काफी आसान हो गया। Q2 की वैल्यू 2Q1 यहां रख दो, तो Q1 प्लस 2Q1 इक्वल टू Q। तो इससे Q1 हमको मिलेगा Q बाई 3, यहां रख दो। तो E मिला Q बाई 3C प्लस 3Q बाई 2C, तो E हो जाएगा नीचे 6C एलसीएम, और इधर 2 प्लस 9 11Q, तो Q आ गया बेटा 6CE बाई 11। Q आ गया बच्चों 6CE बाई 11। Q आ गया आपके पास 6CE बाई 11। और Q1 कितना है हमारे पास? Q1 है Q बाई 3, तो Q1 आया Q बाई 3, तो ये होगा 2CE बाई 11। और Q2 आया है, Q2 आ जाएगा डबल ऑफ Q1, तो Q1 का डबल यानी 4CE बाई 11। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को?
वेरी गुड। Yes, sir. संजना बेटा आया आपको ये समझ में, सभी को आया समझ में? यस सर आ गया। शाबाश शाबाश। ठीक है चलें शुरू करें। यस सर। आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्ट एक लूप में चलना सिखा रहा था, बाकी तो आपको आता ही है चलना। ठीक है, हमने करंट में बहुत पढ़ा है। आइए आ जाओ बच्चों। अब देखो एक बार ना पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या Q1, यहाँ पे क्या Q2, चार्ज आया था Q। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ठीक है, अब पैरेलल में Q1 अपॉन Q2 का रेशियो कर रहे हैं। जैसे मैं आपको जैसे याद दिलाऊं, यहां से I1 का रेजिस्टेंस 1, I2 रेजिस्टेंस 2। तो जब हमने रेशियो लिया था I1 बाय I2, वो आया था R2 बाय R1। तो हमने बोला था पैरेलल में करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पे डिवाइड होता था। ठीक है, वो करंट की कहानी थी, याद है ना सबको? अब हम कैपेसिटर में चार्ज की कहानी करते। ठीक है, तो चार्ज आया Q1 Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जरा रेशियो बताओ बच्चों Q1 अपॉन Q2 का। Q2 by C1। C2 by C1। नहीं सेम नहीं आएगा। C1 by C2। C1 by C1 2V। C2 by C1। C1 by C2। भाई तुक्का लगाने के लिए बोला क्या कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। लूप पे चलो नहीं यार, कंसेप्ट लगाओ ना कुछ। देखो दो तरीके, पहला तो लूप में चल के बताओ, या फिर देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम करो। तो डेल्टा V1 इक्वल टू डेल्टा V2। ठीक है, तो लूप में तो चले थे, अभी इससे करते हैं। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जरा कितना होगा? Q1 by C1। हाँ Q1 बाय C1 इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा? Q2 by Q2 C2। by C2। वेरी गुड, Q2 बाय C2। तो इधर उधर ले जाओ तो आपको Q1 बाय Q2 मिलेगा, C1 बाय C2। सर मैंने सही तो बोला? अब लूप में चल के देखो कैसे लूप में चलोगे। ए से शुरू करते हैं, तो VA ऐसे चले तो माइनस Q1 बाय C1, यहां आ गए, फिर इधर आए, फिर ऐसे जाते गए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। plus Q2 by C2। प्लस, हाँ इंक्रीज होगा, प्लस Q2 बाय C2 और वापस आ गए ए पे VA। तो ये कट गया, ये कट गया, यहां से भी यही मिलेगा वैसे तो। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उतना ही यहाँ, ऐसे आ गया। यानी
क्या बोलेंगे हम, Q1 के सामने C1 है, तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। Q1 के सामने C1 है, देखो Q2 के सामने C2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। हाँ पास है, चले आगे, शाबाश। अब टीम के लिए करते हैं। अच्छा ये सिर्फ पैरेलल कनेक्शन के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, सब जगह नहीं। तो बेटा बताओ, ये Q3 ले लेते हैं, ये C 2C 3C, यहाँ पे क्या Q1 Q2 Q3। बच्चा लोग जरा बताओ Q1 is to Q2 is to Q3 कितना आएगा? वन टू थ्री। हाँ चैट में लिख के बताओ, चैट में जल्दी। 1 2 3 1 2 बिल्कुल 3 सही ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका कैपेसिटेंस है, तो C is to 2C is to 3C, तो ये हो गया 1 is to 2 is to 3। करेक्ट। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि Q1 को x मान लो तो Q2 हो जाएगा 2x और Q3 हो जाएगा 3x, और इन तीनों का सम Q के बराबर है, तो Q बराबर x प्लस 2x प्लस 3x, तो x मिल गया Q बाय 6, तो Q1 आ गया अपने पास Q बाय 6, Q2 आ गया अपने पास 2Q बाय 6, Q3 आ गया अपने पास 3Q बाय 6। बताओ बच्चों, लिख सकते नहीं? Yes, sir. सही। तो ये तो मैंने आपको सिखाया ही है कि जब रेशियो मिल जाता है तो Q1 कितना होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा उसके सामने वाली चीज, और डिनोमिनेटर में टोटल आएगा। Q2 क्या आएगा, न्यूमरेटर में 2 अपॉन डिनोमिनेटर में इनका सम इनटू Q। तो ये हमने पहले ही सीखा तरीका, Yes, sir. ठीक है। चलो हटाओ Yes, sir. बेटा, वेरी गुड, ठीक है। आई तो यहाँ पे ना रेजिस्टेंस से थोड़ा अपोजिट अपोजिट फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए कई बार फॉर्मूले अलग होने के कारण बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है, शुरुआत में फॉर्मूला लिख लिख के करना है। जब भी कोई सवाल है ना, साइड में फॉर्मूला लिख लो फिर सॉल्व करो, नहीं तो कंफ्यूजन में कभी कभी गलती होती है। आइए नेक्स्ट रीडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, पहला आ जाओ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, उल्टे फॉर्मूले आने वाले हैं, आ जाओ। ये C1
रेजिस्टेंस से उल्टे आने वाले C2, ये EMF E, बैटरी से चार्ज निकालो Q। अब इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है बेटा? इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दो, C इक्विवेलेंट, ताकि जो बैटरी से चार्ज वहां पे निकला था वही बैटरी से चार्ज यहां निकले। यहां से घुमाओ चार्ज निकालो, यहां से घुमाओ चार्ज निकालो, बराबर करो और C इक्विवेलेंट बताओ। करो बच्चों। सर वो पैरेलल जैसा हो जाएगा, 1/C1 बिल्कुल प्लस 1/C2। बिल्कुल परफेक्ट। अनुपमा बेटा 1/C इक्विवेलेंट आएगा। आइए करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का लफड़ा आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही आदत लगा लो। जब भी प्लेट्स पे बनाओ तो हर बार देखो कौन सी प्लेट पॉजिटिव आएगी, किस पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आप लूप में चलोगे तो VA माइनस Q/C1 माइनस Q/C2 इक्वल प्लस E इक्वल टू VA। तो VA से VA कर दिया, यहां पे आपको क्या मिला? E इक्वल टू Q कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2, ये मिला यहां से। E इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहां पे आ जाओ तो यहां पे आपको मिलेगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू E। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। दोनों से E की वैल्यू लेके इक्वेट कर दो, यहां से E की वैल्यू लो, यहां से E की वैल्यू लो, बराबर कर दो। दोनों से E की वैल्यू बराबर कर दो तो आपको मिलेगा Q/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पे E की वैल्यू तो ये आएगी, तो Q/1/C1 प्लस 1/C2। तो Q से Q कट गया, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा 1/CI। ये हो गया बेटा। सर लिखने देना मेरे को। हाँ, लिख लो। ये हो गया बेटा सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला, यानी उल्टा है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता था वो यहाँ पे सीरीज का है।
करेक्ट। आइए तो सीरीज कनेक्शन में लिख दो बेटा। सीरीज कनेक्शन में सबसे पहली बात चार्ज सेम, सबसे पहली बात चार्ज सेम। सीरीज, जो भी लोग सीरीज में सीरीज बोलोगे तब जब लोगों में करंट सेम हो या चार्ज सेम हो। और यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा 1/ci। आइए आगे चल रहे हैं। अब देखो बेटा, हाँ बिल्कुल। अब देखो जैसे C इक्विवेलेंट है ना, E चार्ज निकला Q, ठीक है। तो बेटा सारे कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर लगाते हैं, ये अपना कंसेप्ट है। तो सर्किट में पोटेंशियल बराबर करूं तो Q बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू E। तो नेट चार्ज फ्रॉम बैटरी, आप ये याद कर लो बेटा फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट इनटू E। नेट चार्ज फ्रॉम बैटरी C इक्विवेलेंट इनटू E। वहां पे थोड़ा सा अलग था, वहां पे नेट करंट फ्रॉम बैटरी होता था E अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। वहां नेट करंट क्या होता था, यहाँ पे ये, ठीक है। आ जाओ, अब देखो जल्दी से फटाफट बताओ मेरे को, ये C 2C 3C नेट करंट फ्रॉम बैटरी बताओ बच्चों, और इंडिविजुअल पे भी करंट बताओ। फाइंड करंट नहीं, सॉरी चार्ज, फाइंड नेट चार्ज फ्रॉम बैटरी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Sir, 6 EC by 11. करेक्ट। तो C इक्विवेलेंट निकाले थे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/3c। एलसीएम लोगे तो वो 6c आएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 11/6c। और फिर C इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल लेना है बेटा, तो हो जाएगा 6c/11। तो चार्ज हो गया अपना बैटरी से C इक्विवेलेंट इंटू E, तो 6ce/11 ये चार्ज हो गया बैटरी से। अब यहाँ पे जितना बैटरी से बेटा चार्ज निकला है वो पूरा ही तो इन तीनों में जा रहा है, तो इन तीनों में सेम ही चार्ज है कितना, और बैटरी से भी यही निकला। ठीक है बच्चों, चलो आगे। शाबाश। ठीक है बेटा, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, ग्रुप पे चालू रहना, ठीक है। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, है ना। जब तक आप 5 मिनट आंखें बंद कर लो, मोबाइल बंद कर लो, फिर आप थोड़ा रिवाइज कर लो जो अभी तक पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ब्रेक 10 से 15 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। ओके बाय। सर 11:45 पे। 11:45 यस। यस अभी सर। 11:30 हो रही है, 11:45 पे मिलेंगे। 11:45 होस्ट में रिप्लाई करना है, ठीक है। होस्ट पे रिप्लाई करना है। आइए, तो एक बच्चा बढ़ गया लगता है, जो सुबह नहीं था वो अभी आ गया है।
कौन है वो बच्चा जो सुबह उठ नहीं पाया? आ जाओ, उज्जवल ने लगता है। आओ बेटा, नेक्स्ट रीडिंग डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये C1, ये C2, ये E। तो अगर हम बैटरी से चार्ज निकालेंगे Q, यहां पे चला गया Q1, यहां पे चला गया Q2। तो बेसिकली जो चार्ज Q था वो दो हिस्सों में बट गया, Q1 Q2। तो यहां से रिलेशन होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2। अब देखो पैरेलल में क्या करना चाहिए, यहाँ पे काफी आसान है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q2/C2 बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q1/C1 बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको मिलेगा Q1 आ गया C1 इंटू E। जब आप इन दोनों को इक्वेट करो तो Q2 आ गया C2 इंटू E। तो टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी है Q1 प्लस Q2, तो हो गया C1E प्लस C2E। बताओ चलो, यहां तक समझ आया सबको? आइए, वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट C इक्विवेलेंट E। बेसिकली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है कि इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो ताकि बैटरी से टोटल चार्ज सेम हो। यहां पे बैटरी से टोटल चार्ज क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू E। कैसे करोगे, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस। चलो बेटा, दोनों चार्ज को बराबर करो और Q बताओ कितना आया। C1 plus C2 into E। C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2। वेरी गुड, दोनों चार्ज इक्वल कर दो। तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2, यानी पैरेलल कनेक्शन में ऐड होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में C इक्विवेलेंट हो गया सिग्मा C। और पैरेलल कब बोलते हैं बच्चों लोग, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स इज सेम। बिल्कुल रजिस्टर का उल्टा है, रजिस्टर सीरीज में ऐड होता था, ये पैरेलल में ऐड होता है। जल्दी लिख दो बेटा, डेरिवेशन हो गया ये स्कूल वगैरह के लिए डेरिवेशन आने चाहिए सारे। स्कूल से याद आया, तुम लोगों ने मेरा कंपटीशन ही फेल कर दिया था। पार्थिव बेचारा पूछता रहता मेरे से रोज कि सर विनर कौन है, विनर कौन है एनसीईआरटी नोट्स कंपटीशन का। सबने भेजा ही नहीं, कंपटीशन ही फेल कर दिया तुमने।
सर कोचिंग सर कब रीओपन होगी सर? बेटा थोड़ा धीरे धीरे बोलो, समझ नहीं आया मेरे को। क्या बोलना चाहते हो बेटा? पीसी कोचिंग कब? बस इतना लिखा है, कोचिंग कब। अब इसके आगे क्या समझू मैं? कोचिंग कब से खुलेगी सर? अच्छा, कोचिंग कब से खुलेगी? वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, अभी पहले स्कूल खुलेंगे, 21 सितंबर से उन्होंने दिया है। Yes, sir. हाँ, तो स्कूल खुलेंगे, थोड़ा नॉर्मलाइज और होगा, फिर उसके बाद ही कोचिंग खुलेगी। तो यस मतलब सर। अपन सर अगर अक्टूबर में नहीं खुली तो नवंबर में खुलने वाली है, फिर तो दिवाली के बाद। हाँ मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं फिर भी कैसा होता है। लेकिन आई- जनवरी अटेम्प्ट तो होगा ही ना सर? वो अभी कंफर्म नहीं है बेटा, मतलब हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जनवरी अटेम्प्ट। मतलब सारे ही बच्चों की यही डिमांड है ना कि थोड़ा जनवरी अटेम्प्ट यस सर। लेट। Yes, sir. लेट हो। हाँ इस करेक्ट साल करेक्ट। नवंबर जैसा लगे वो। हाँ मतलब केवीपीवाई भी जनवरी शिफ्ट हो गई है, सही है। जो नवंबर में होती थी केवीपीवाई, केवीपीवाई आप लोग को देंगे बेटा, फॉर्म चालू हो गए उसके। सर मैं क्या कह रहा हूँ कि सैटरडे वाली क्लास को संडे शिफ्ट करा दो अगले। नहीं, क्या? इनको ऐसे ही देखना है। सर सैटरडे ही ठीक है सर। अरे नहीं, संडे को करा दो, सैटरडे को नहीं सर, भाई तू कहाँ जा सैटरडे रहा है? अरे भाई तू कहाँ जा रहा है सैटरडे? अरे आईपीएल करना। भर दिया फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। नहीं मतलब ऐसा भी है ना बेटा कि बहुत ज्यादा, मतलब अपन थोड़ा रूरल एरियाज में बात करें तो कई बच्चों की एजुकेशन नहीं चल रही है अभी, तो यस इसीलिए सर। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो जेई मेंस थोड़ा सा होना चाहिए, लेट होना चाहिए। हाँ केवीपीवाई का भर दो बेटा फॉर्म, बिल्कुल। केवीपीवाई में 11वीं 12वीं पूरा कोर्स आएगा, इजी सवाल आएंगे जेई मेंस लेवल पे। सर मतलब क्या होता क्या वो के? और उसमें होगा क्या सर? केवीपीवाई देखो यार, ऐसे तो इंजीनियरिंग करने अगर तो इतनी काम की नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा बीएससी कोर्सेज के लिए है, साइंस स्पेसिफिक स्टडीज के लिए, ठीक है। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। अपन पहली बार नेशनल लेवल की एग्जाम देते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इंटरव्यू प्रोसेस में जाते हैं, तो इंटरव्यू प्रोसेस का भी एक्सपीरियंस मिलता है। इंटरव्यू प्रोसेस में सिलेक्ट हो गए तो आईआईएससी कॉलेज में एडमिशन मिलता है साइंस के कोर्सेज में, ठीक है, रिसर्च पर्पज से, और फिर उसकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी देती सर है। लास्ट ईयर बहुत गंदा पेपर आया था। हाँ नहीं, वो वैसा ना 11वीं में देते हैं ना तो हमेशा गड़बड़ लगती है, क्योंकि 12वीं का ही आता है मैक्सिमम। सर हाँ सर, पेपर। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, सर कब होगा सर पेपर सर? 31 जनवरी को है बेटा केवीपी वाई। यस सर। सर ऑनलाइन होगा? यार वो तो सेंटर पे जाके ही होता था। अभी देखो, पिछले साल 3 नवंबर को हुआ था, अभी 31 जनवरी है, तो 3 महीने आगे शिफ्ट हुआ है केवीपी वाई। आप देखे, लेकिन यार देखो एक बात बताओ, अभी के सर जैसे कौन से जेई क्लास मेंस मिलते है हैं ना, सर? आपको एनालिसिस बताता हूँ, ठीक सर है। मतलब चार्ज कर हम बेटा जिसने माइक चालू किया था, आपका बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला।
बेटा एक बात मैंने 2 साल से देख रहे ना हम सभी कि जो पहला अटेम्प्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल है। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं दूसरे अटेम्प्ट में काफी सारे बच्चों के नंबर इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत जरूरी है बच्चों। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे करोगे आप? 11th भी है, 12th भी है, तो 12th तो आपका साथ साथ चल ही रहा है, इसको चलने दीजिए बिल्कुल। 11th में आप क्या करो, फास्ट जो जेई मेंस के पेपर्स है, और हमारे टाइम में AIEEE होती थी, तो AIEEE के जो पेपर्स है वो करिए बार बार, वो बार बार करिए। नहीं, रैंक परसेंटाइल के बेसिस पे होती है बेटा, मार्क्स के बेसिस पे नहीं है। क्योंकि अभी जैसे देखो इस साल 10 पेपर हुए, अभी सितंबर अटेम्प्ट में 10 पेपर हुए, सॉरी, तो हर पेपर का लेवल अलग था बेटा, तो हर पेपर के हिसाब से एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आता है। सॉरी, ठीक है, तो हर पेपर अलग था, हर एक का डिफिकल्टी लेवल अलग, कुछ कठिन होते हैं कुछ आसान होते हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हर एक का होता है अलग अलग, हर एक के अलग अलग परसेंटाइल है। सॉरी, तो बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल चूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके परसेंटाइल है 98.7, सेकेंड अटेम्प्ट में हो गए 99, तो फिर ये चूज करेंगे। तो इसलिए हमें फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आप दिन का थोड़ा सा समय इसको करने पे ध्यान दो, बहुत जरूरी है। ये पेपर कहाँ से मिलेंगे सर? 99% पे 10,000 के अंदर रैंक आती है, करेक्ट। 99 परसेंटाइल मतलब रैंक आपकी 8,000 से 10,000 के बीच में। और सर नंबर मतलब कितने हुए 99 के हिसाब से? नहीं, नंबर बेटा अलग अलग हुए ना हर पेपर में, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। सर रेंज मतलब एक रेंज 300 में से कितने, मतलब 250? नहीं, 250 पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 99.56 तक पहुंच जाओगे 250 पे। ठीक है, मतलब फिर भी 200 नंबर आप पकड़ के चलो। ठीक है, कि ऑन एन एवरेज जैसे कठिन पेपर भी देखे, फर्स्ट अटेम्प्ट भी देखे, तो 200 नंबर तो आप मान के ही चलिए। ठीक है, वैसे इस बार तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 190 पे भी आए, 190 समथिंग पे भी 99 परसेंटाइल आए थे, 180 पे भी आए थे 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन वो किसी वो हो सकता है उस दिन कठिन पेपर हो, किसी दिन इजी पेपर हुआ तो उस दिन ज्यादा लाने पड़ेंगे, वैसा फंडा है थोड़ा। कितनी रैंक रहेगी अच्छी जेईई मेंस के लिए? ठीक है, नहीं देखो वैसे देखा जाए ना तो अपने पास इंजीनियरिंग में जो जो ऑप्शंस है, जेईई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, बिट्स हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, तो देखा जाए तो जेईई मेंस के थ्रू IIIT भी लेते हैं, अपने जेईई ये इंदौर के GSITS IIT भी लेते हैं। ठीक है, तो अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कितनी रैंक अच्छी है, क्योंकि आपकी अगर मान लो 20,000 रैंक आ रही है तब भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है, हम लोग आपकी काउंसलिंग करेंगे साथ में अपन मिलके। ठीक है,
काउंसलिंग के ऑप्शंस चूज करते तो बच्चे पूरा डिस्कस करते हैं हमसे, हम उनको बताते पूरा। लेकिन आप ये सवाल ही गलत है ना, कितनी रैंक अच्छी है। सवाल उल्टा है कि मैं अपनी बेस्ट रैंक जितनी है उसको और कैसे बढ़ा पाऊं, ठीक है, कितना मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हासिल कर सकता हूं। अभी अपना लेवल है 95 परसेंटाइल का, तो उसको 99 परसेंटाइल लेके जाना है। 99 का लेवल है अपना, तो उसको 99.5 तक लेके जाना है। 99.5 लेवल है तो 99.95 लेवल तक लेके जाना है। ऐसे अपने को अपने आप को बढ़ाते जाना है। मैक्सिमम नंबर बेटा त्रिलोक 300 है ना, टोटल नंबर तो 300 है। सर जेई एडवांस में बोलते हैं बहुत लोग कि 50% नंबर पे आ गया तो अच्छा स्कोर होता है। जेई एडवांस में तो बेटा 40% भी अच्छा स्कोर है, ठीक है। जेई एडवांस में बिल्कुल सही बात है। मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो 2010 में जब मैंने पेपर दिया था, मेरे अप्रोक्सीमेटली 69.7% थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1148, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा पेपर इजी था, तो इतने परसेंट पे 1000 रैंक थी, ठीक है। अगर आप उसके बाद वाले में देखो तो कई बार 70% नंबर पे AIR 500 के नीचे आई है, मतलब 500 के अंदर आ गए हो आप, ठीक है। रैंक लेस देन 500, ठीक है, AIR। तो 70% तो मतलब बहुत ही अच्छे नंबर हो गए, ठीक है। 80% में तो आप टॉप 100 में आ सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जब आप पेपर का लेवल होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अगर आप 50% पे हो तो बहुत अच्छे चांसेस है ना कि आपकी 2000, 3000, 4000 रैंक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रैंक है, तो 50% तो बहुत अच्छे नंबर हो गए, ठीक है। कट ऑफ जाता है 30% के आसपास, मान लीजिए 33% मान लीजिए कट ऑफ है एडवांस का, ठीक है। तो इस रैंक पे आपकी 12000, 14000 रैंक है। 40% तक आप 7-8 हजार रैंक तक आ जाओगे, 50% तक और अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो 7-8 हजार रैंक पे भी अपने को बहुत अच्छी सीट मिल सकती है, लेकिन अपने को तो बढ़ाना है खुद को। हर बार यही सोचना है और कैसे बढ़ाए। सर मेरे परसेंटाइल हमेशा 60 ही बनते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्या होता क्या है ये। परसेंटाइल परसेंटाइल नहीं आता कि समझ में पाते? नहीं आता सर। यस सर, 200 अगर नंबर भी आ रहे हैं तो भी 90 91 तक ही परसेंटाइल जाते हैं। परसेंटाइल बेटा ये समझो कि कितने परसेंट बच्चे आपसे पीछे हैं। कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं। तो तुम्हारा कितना परसेंटाइल आया, मान लेते हैं 70% तो बेटा ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ स्कोर नहीं है, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल है। मतलब 70% मतलब 70% बच्चे तुमसे पीछे हैं। जैसे टोटल 1 लाख बच्चे हैं, तो 1 लाख का 70%, 70,000 मतलब 70,000 तुमसे पीछे हैं। मतलब तुम्हारी रैंक क्या हो गई, तुम्हारी रैंक हो गई अप्रोक्सीमेटली 30,000। समझ आया पार्थिव? यस सर। हाँ वेरी गुड। नहीं बेटा माधव, आगे जाके कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज, वो अपन बात की बात है, उसमें काउंसलिंग में हम लोग आपके साथ रहेंगे पूरा। अभी तो हमें ये देखना है कि हम PCM में सबसे ज्यादा नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं, बस, ठीक है।
और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोचो आप अच्छे नंबर लाने का। अब ये नहीं सोचना कभी कि सेकंड अटेम्प्ट तक कर लेंगे सारा, फर्स्ट अटेम्प्ट तक ही करो। अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ स्टडी के। पढ़ाई में हर दिन 1-2 घंटे किसी 11वीं के चैप्टर पे वर्किंग करो, ठीक है। और वो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा होने चाहिए। जैसे अभी 6 घंटे पढ़ रहे हो 12वीं क्लास के अलावा, तो आप एक्स्ट्रा 2 घंटे निकालो। ठीक है, आइए बदलेंगे बेटा। लोग सोचो कैसे बदलेंगे, बदलेंगे जरूर। जल्दी आओ बच्चों, एक छोटा सा सवाल करो फटाफट। आइए, बैटरी से बच्चों टोटल चार्ज निकालना है और ईच कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। करिए। सर क्यू आ गया 4EC/11 और ऊपर के दो में आ गया EC/11 और नीचे वाले में आएगा 2EC/11। बिल्कुल सही है, शाबाश। आ गया सभी का? कैसे करेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी, टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी होता है C इक्विवेलेंट इंटू E। बच्चों में बता रहा हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला सारे उल्टे सीधे इसके ना, रेजिस्टेंस से उल्टे, इसलिए सवाल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिख लो। और मैं बता रहा हूं, आज की क्लास के बाद
फॉर्मूले लिख लेना 10 बार ताकि दिमाग में बैठ जाए। आइए तो सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये तीनों हैं सीरीज में, तो सीरीज में क्या रहता है 1/c प्लस 1/c प्लस 1/2c। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2/c प्लस 1/2c। ठीक है, एलसीएम 2c तो 4 प्लस 1 यानी 5/2c। तो c इक्विवेलेंट हो गया 2c/5। तो इन तीनों का आ रहा है 2c/5। ये तीनों पैरेलल में, 4c। तो कैपेसिटर में बेटा पैरेलल में ऐड होता है 1 2 3 4 4c। अब ये दोनों सीरीज में, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4c प्लस 1/2c/5। तो एलसीएम हो गया 4c 1 प्लस 10। तो c इक्विवेलेंट आ गया 4c/11 आ रहा है बच्चों। c इक्विवेलेंट आ रहा है सबका 4c/11। बताओ बेटा c इक्विवेलेंट निकालने आया? यस सर। यस सर। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो C इक्विवेलेंट आ गया ना, तो टोटल चार्ज फ्रॉम बैटरी हो गया C इक्विवेलेंट इनटू E यानी 4c/11। तो यहाँ पे जो आएगा प्लस चार्ज 4c/11, इस पे भी 4c/11, इस पे भी 4c/11। इन तीनों पे चार्ज है यही 4c/11। जो बैटरी से निकला वही इन तीनों को मिला। अब यहाँ पे ये है Q1 Q2 Q3। अब ये निकालना अभी सीखा था बच्चों अपन ने, Q1 is to Q2 is to Q3 होगा कितना C2C यानी 1 is to 1 is to 2। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा 1/1 2 3 4 4 into Q। EC/11। वेरी गुड। तो Q1 आएगा 4 से डिवाइड करो C/11, Q2 भी यही आ जाएगा C/11 और Q3 आ जाएगा 2C/11। करेक्ट, ये सारे पे चार्ज आ गए। बताओ बच्चों, 2 सर। नो सर। शाबाश। आइए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज भी होगा, यहाँ पे सिमेट्री भी होगी, यहाँ पे नोडल एनालिसिस भी होगा। सारी बातें, सारे सर्किट जो उधर आए थे वो सारे सर्किट यहाँ भी आएंगे सेम कंसेप्ट से। बस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे Q/C है, सीरीज पैरेलल अच्छे से देखना। देखो बेटा, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सेम फॉर्मूला चलता है, सीरीज में एडिशन, इक्विवेलेंट होता है ऐड करके सीरीज। और कैपेसिटर और स्प्रिंग में, स्प्रिंग आपने 11वीं में पढ़ी होगी, इन दोनों में पैरेलल में एडिशन होता है। ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, आज कैपेसिटर पढ़ा है, थोड़ी देर बाद इंडक्टर पढ़ेंगे। तो R और L इनमें सेम होता है, सीरीज में एडिशन। कैपेसिटर और स्प्रिंग में पैरेलल में एडिशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सब। आइए और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे,
ये C1, C2, C3, C4, ये C5। तो सेम सर होगा बीच में जैसे गैप वहां तो नहीं होगा? जीरो। क्या बेटा? बीच में गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर तो दिखाते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर तो मेजरिंग डिवाइस है ना बच्चे, तो ये तो बस दिखा देंगे ताकि यहाँ पे करंट जा रहा है कि नहीं। लगा नहीं अगर रहा सर, कोई गैल्वेनोमीटर में सेंस ही नहीं है। डिफ्लेक्शन आया तो इसमें करंट जा रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया जीरो, तो यानी इसमें करंट नहीं जा रहा है। तो अगर तुम गैल्वेनोमीटर लगा रहे हो तो तुम बोलोगे क्या, इफ C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4, तो C5 वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो C5 वाली ब्रांच में कोई चार्ज नहीं होगा, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर लगाओ तो उसका डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, नहीं लगाओ तो भी यहां से तो करंट जीरो ही जाएगा। तो ये हो गया बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आइए तो नोडल पे बात करेंगे, थोड़ी सी नोडल पे। अब थोड़ी सी नोडल पे बात करते हैं। वहां पे सिमेट्री होती थी ना, फोल्डिंग वगैरह, यहां भी सिमेट्री होगी। चलो पहले थोड़ा सिमेट्री की बात करते हैं, फिर नोडल पे आएंगे। ठीक है, चलो आपको बताना। यहाँ पे कौन सी सिमेट्री लगेगी? PLS। PLS। परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्री। करेक्ट, परपेंडिकुलर वाली। तो यहाँ पे आप कनेक्शन रिमूव कर दोगे, बिल्कुल। अब मैं अगर यहां से भी अगर बना दूं, दोनों ठीक है, होगी अब। हाँ। तो अब यहाँ से भी कनेक्शन रिमूव, यहाँ से भी कनेक्शन रिमूव, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, कर दो। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से फोल्डिंग करोगे? कर सकते हो फोल्डिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से? यस सर, यस सर। अब फोल्डिंग के टाइम देखो, ये कैपेसिटर पूरा फोल्ड होके इसके ऊपर आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल में यहाँ पे ऐड होता है तो वो हो जाएगा 2C। तो फोल्डिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है, रेजिस्टर में जब फोल्ड करते थे तो भी आता तो पैरेलल था, लेकिन वो R/2 हो जाता था। Yes. यहाँ पे जब आप पैरेलल में फोल्डिंग करोगे एक के ऊपर एक, तो पैरेलल में C2C हो जाएगा। इसको लिख दो अच्छे से आप। कि रेजिस्टेंस पे जब हम फोल्डिंग किया करते थे तो पैरेलल में R/2 होता था। कैपेसिटर में जब आप फोल्डिंग करोगे तो पैरेलल में C2C हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग? यस सर। चलो फिर अभी के लिए इतना ही ना, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं अपन। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर कौन सा बिगनर बॉक्स हो जाएगा सर? DB1 हो जाएगा सर? क्या बेटा? सर DB1 हो बिगनर जाएगा, को DB1 आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। सर। हाँ।
सर ठीक इसका है मॉड्यूल चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय थैंक सर यू इसका सर मॉड्यूल करो आज थैंक यू बाय Thank you, sir. Bye. बाय सर बाय थैंक यू सो मच बाय 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 सर बाय सर बाय बाय सर